आज हमें पढ़ना है चौथा क्रिया, ठीक है। क्रिया के बारे में जानेंगे, तो लिखो इसकी परिभाषा और फिर हम इसके बारे में जानते हैं। लिखो, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, गाना, बजाना, खेलना, कूदना आदि। जैसे खाना, पीना, सोना, गाना, बजाना, खेलना, कूदना आदि, ये सब हमारा क्या होता है? क्रिया कहलाता है, ठीक है। हम देखते हैं कि जिस शब्द से हमें किसी काम का होना या किसी चीज का होना पाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। एक शब्द आता है धातु, हेडिंग बनाइए इसी के नीचे। धातु किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी के नीचे हेडिंग बनानी है धातु, और इसमें लिखिए क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है अथवा क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है अथवा क्रिया के मूल रूप को, क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है अथवा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखो, अब इसमें जैसे करके लिखना है, आपको समझना है। हमने जो लिखा था खाना, पीना, सोना, गाना, बजाना, ये हमारा क्या था? क्रिया था, ठीक है। इस क्रिया में हमने जो ये ना लगाया हुआ है, ये ना क्या है? ये प्रत्यय है, ठीक। जब हम इस प्रत्यय को हटा देते हैं, ये ना हटा दें इन सब में से, तो ये सब हमारे जो बचता है वो बचता है धातु, ठीक है। क्या बचा? धातु, या हम कहें क्रिया का मूल रूप। खा, पी, सो, गा, बजा, खेल, कूद आदि, ये सब हमारा क्या होता है? धातु कहलाता है। तो अंतर समझ में आ गया? क्रिया और धातु। क्रिया जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाता है, क्रिया कहते हैं, और धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है, जिस रूप में क्रिया जन्म लेती है। तो जब हम क्रिया कहेंगे तो उसमें ना प्रत्यय लगा होता है, ना या ता प्रत्यय। नॉर्मली जब हम देखते हैं तो ना प्रत्यय लगा होता है, खेलना, कूदना, खाना, पीना आदि, इस तरह से। और जब हम इसका धातु रूप देखते हैं तो ना प्रत्यय हटा देते हैं। तो ये आता है। अब जैसे आप पढ़ेंगे आगे क्रिया के बारे में, तो आपको कहीं कहीं शब्द धातु देखने को, सुनने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि धातु क्या होता है, ठीक है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में क्रिया शब्द नहीं है, वहां धातु ही प्रयोग किया जाता है क्रिया के लिए, ठीक। चलो, अब इसमें आगे समझेंगे। हमें समझना है क्रिया का चार्ट। आपकी परीक्षा में इससे काफी सारे प्रश्न आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ध्यान रखिएगा, अलग अलग किताबों में क्रिया के प्रकार अलग अलग दिए हुए हैं। आप जितनी किताबें देखेंगे मार्केट की, सब में अलग अलग दिया हुआ है क्रिया का। कोई केवल कर्म के आधार पर दे देता है, कोई अर्थ के आधार पर, और केवल कर्म के आधार पर, कोई इसके अन्य प्रकार के बारे में भी बता देता है। तो यहाँ पे मैंने जो कलेक्शन किया है वो सारी किताबों से इकट्ठा करके वो एक जगह रखा है, क्योंकि सारे जितने भी प्रकार हैं, हर प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। ऐसा नहीं होता जिसने जितने प्रकार से बताया उतने ही प्रकार से प्रश्न भी आता है। तो इसलिए हम सारा इसमें पढ़ेंगे। और किस तरह से हमने इसको थोड़ा सा बांटा है क्रिया को, इस तरह से हमने कोशिश की है कि क्रिया के दो प्रकार, जिसमें हम उसे धातु या मूल क्रिया या मौलिक क्रिया के नाम से जानेंगे, और दूसरा हो गया यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या हो गया? हम यौगिक क्रिया कह देंगे धातु में जब कोई या तो क्रिया ही दो आई हो, या तो डबल क्रिया आई हो, या फिर किसी संज्ञा या विशेषण से प्रत्यय लगाकर कोई क्रिया बनाई गई है, या फिर धातु में ही प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई गई है, उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक क्रिया कहेंगे। यौगिक क्रिया के अंतर्गत यौगिक क्रिया तीन प्रकार से हम बांट लेते हैं, कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रियाएं। जब हम कर्म के आधार पर इसको देखेंगे तो दो प्रकार में बांटेंगे, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांट देते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अन्य अर्थ के आधार पर जब क्रिया को बांटते हैं तो क्रियार्थक, संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया को फिर दो भागों में बांटते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। इसके बाद अन्य क्रिया को हम बांटते हैं पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक। कालवाचक का मतलब होता है काल, जिसे आप काल में पढ़ते हो। और संयुक्त क्रिया फिर हमारी 11 प्रकार की हो जाती है अलग अलग से, ठीक है। इन्हीं को हमें पढ़ना है। क्या हुआ, आवाज कम आ रही है? अभी आ रही है आवाज? ठीक है, चलो। आज वैसे मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, थोड़ी सी मैं ही धीरे बोल रही हूँ। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कुछ अजीब सा लग रहा है बस, ऐसे ही। हाँ हाँ, मौसम चेंज की बात करें, ऐसे ही हो जाता है। ये अब कह नहीं सकते क्या हो रहा है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हम मेडिकल वाली दुनिया में आते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा बीमारियां भी तेज गति से बढ़ती जा रही हैं। और दूसरा, कहाँ जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने बहुत मतलब चेकअप भी कराया उन सारी चीज़ों में, प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम ये आई है जितनी भी तरह की विटामिन होती हैं सबकी कमी हो गई है। विटामिन डी की कमी हो गई है, विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो जो है पोषक तत्व है ना, वही कम हो गए हैं, कैल्शियम की कमी हो गई है। अब ये सारी चीज़, अब इसकी कोई दवा नहीं है। दवा क्या है कि खाना खाओ अच्छा, हेल्दी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल क्रिया, जिसे हमने क्या कहा? धातु कहा है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती। ये जो पंक्ति आपकी आई थी, ये आपकी परीक्षा में ऐसे दे दिया गया था, बिल्कुल ऐसे स्पष्ट के धातु मतलब निम्न में से क्या चीज होती है जो स्वतंत्र होती है और जो दूसरे किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती? तो क्या होती है? धातु। जैसे चल, पढ़, दौड़, गा, जा, सो, रो, कह, बोल, खा, पी आदि, इस तरह से धातु में प्रत्यय लगाकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती हैं। किस प्रकार से बनाई जाती है? यहाँ पे आपको दिया है। जैसे मान लो कि एक शब्द है लिख, ये एक धातु है, और इसमें हमने इससे बना लिखा, लिखी, लिखता, लिखती, लिखते, लिखूं, लिखेंगे, लिखवा, लिखवाया, लिखवाना आदि, ठीक है। तो कितनी तरह की हमने क्रियाएं बनाई। तो ऐसे ही हम जो धातु है, धातु में प्रत्यय लगाकर हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम इन्हें बनाएंगे, मान लो जैसे अगर हम लिखवाना, आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाता है, लिखवाना निम्न में से कौन सी क्रिया है? तो आप देखेंगे कि कौन सी क्रिया है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक में भी कौन सी है? द्वितीय प्रेरणार्थक है, ठीक है। तो हमें ये चीज जानिए। अब ऐसे ही मान लो शब्द आ जाए, दिया है लिख कर,
लिखकर में कौन सी क्रिया है, तो आपको ये सारी चीजें कब पता चलेंगी, जब हम बाकी सारी क्रियाओं को पढ़ेंगे। तो लिखकर हमारी क्या होती है, इसे हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। तो चलो अभी इनको एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया में हमने यौगिक क्रिया को 3 भागों में बांटा था अलग अलग, जिसमें हमने सबसे पहला लिया है कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहले पढ़ा है, और कि पहले पढ़ा है लेकिन मैम हमें समझ में नहीं आता। बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं। चलो देखो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको थोड़ा सा सावधानी से इस पे ध्यान देना होगा। होता क्या है, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएगा, कोई भी एक क्रिया दे दी जाएगी। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं 2 तरह से प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आएंगे, पहले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न आता है जैसे हमने कहा कि बच्चा रोटी खाता है, बच्चा रोटी खाता है, ठीक है। दूसरा जैसे हमने कहा घोड़ा मैदान में दौड़ता है, घोड़ा मैदान में दौड़ता है। जैसे क्रिया है हंसना और जैसे क्रिया है लिखना। अब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आता है सकर्मक और अकर्मक से, वो कैसे आता है, आपको ऐसे वाक्य दे देगा कि ये वाक्य है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, सकर्मक है या अकर्मक, ठीक है। तो आपको पहचानना होगा, यहाँ पे दिया है। दूसरा वाक्य दे देगा कि इस वाक्य में क्रिया क्या है, सकर्मक है या अकर्मक, ठीक। ऐसे वाक्य में दे देगा। कई बार जब वाक्य में देता है तो हमें पहचानना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो आपको इस तरह से दे देगा कि आपको इस तरह से दे दिया कि हंसना या लिखना में आपको बताना है कि क्रिया कौन सी है, सकर्मक है या अकर्मक। तो हमारे लिए यहाँ पे समस्या बन जाती है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, सकर्मक है या अकर्मक, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ हम इसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ, हम 2 शब्द देख रहे हैं, अभी लिखना कुछ नहीं है, आपको मैं खुद लिखवाऊंगी आपको, बस आप एक बार समझ लो। एक बार समझ लोगे तो फिर सारी चीज जो है सही हो जाएगी। सकर्मक और अकर्मक, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों शब्दों में इसमें कौन सी चीज है जो कॉमन है, तो कॉमन चीज आपको दिख रही है कर्मक, ठीक है। इस कर्मक का मतलब है कर्म, ठीक। इस स का अर्थ होता है साथ, ठीक, और इस अ का भाव होता है नहीं। ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों ही उपसर्ग है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें ये इसका ये अर्थ समझ में आता है कि जिसमें कर्म क्या हो, साथ हो, वो क्रिया क्या होगी, सकर्मक। और अकर्मक जिसमें कर्म साथ ना हो, वो क्रिया क्या होगी, अकर्मक, ठीक। अब हम ये कह सकते हैं, हमारे पास एक पॉइंट हो गया, जिसमें कर्म साथ हो वो क्या हो गया, सकर्मक, या वह क्रिया जो अपने साथ कर्म लेकर आती हो क्या हो जाएगा, सकर्मक, ठीक है। और उसी तरह से अकर्मक में जिसमें कर्म साथ ना हो या वह क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लाती है उसे क्या कहेंगे, अकर्मक। अब आप कैसे पहचानोगे किसी क्रिया को कि ये कर्म लेके आई है या नहीं लेके आई है, तो देखो कैसे पहचानोगे। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पंक्ति में आपको कर्म की पहचान करनी है तो आप कैसे करेंगे, क्या और किसको से, क्या और किसको से प्रश्न करते हैं, किसके साथ, क्रिया के साथ। और जब आपको अगर उत्तर मिल जाता है, मान लो आपको उत्तर मिल गया, तो वो उत्तर ही क्या होता है, कर्म कहलाता है, ठीक है। अगर उत्तर मिल गया तो वो क्या हो गया, कर्म हो गया, और अगर उत्तर नहीं मिला तो कर्म नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम जिस भी क्रिया के बारे में बात करेंगे, जैसे भी आए, चाहे वाक्य में प्रयोग करके पूछे चाहे खाली शब्द से, जैसे हमने उदाहरण लिया था बच्चा रोटी खाता है, हम यहाँ पे प्रश्न करते हैं क्या खाता है, क्या खाता है, क्या आया उत्तर, बताओ, रोटी खाता है। तो रोटी शब्द जो आया ये इस वाक्य में क्या है, कर्म है, ठीक है। ये क्या है, इस वाक्य का कर्म है। तो यहाँ पर जो रोटी शब्द है ये कर्म हो गया, यानी इस क्रिया ने अपने साथ कर्म लिया, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, सकर्मक कहलाएगी, ठीक। अब हमने प्रश्न किया क्या दौड़ता है, तो क्या उत्तर आएगा, घोड़ा। क्या दौड़ता से उत्तर आएगा घोड़ा, या कौन दौड़ता है से उत्तर आएगा, कौन से, ठीक है। तो क्या दौड़ता है से कोई उत्तर नहीं आता। फिर हम कहेंगे किसको दौड़ता है, तो कोई उत्तर नहीं आता। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई उत्तर नहीं आ रहा, इस वाक्य में कहीं कोई कर्म नहीं है, यानी ये क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लेती है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, अकर्मक। बात समझ में आ गई। अब आपकी सुई अटकी रह जाएगी कि मैम आया तो था उत्तर, लेकिन आपने गलत बता दिया कि कौन दौड़, हमने कहा क्या दौड़ता है तो उत्तर तो आ गया था घोड़ा दौड़ता है। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये घोड़ा कैसे आया। जब हम बात करेंगे सकर्मक और अकर्मक की परिभाषा की, तो इनकी परिभाषा क्या कहती है। अब देखो ये परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने अभी तक आपको जो सिखाया वो था इसको समझने के लिए, ये समझ में जो नहीं आया आज तक आपको, वो इस परिभाषा की वजह से नहीं आया, क्योंकि परिभाषा जिस तरह से आपको समझाती है वो जल्दी आपको समझ में नहीं आ रहा। परिभाषा कहती है सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं, ठीक है। ये आती है आपकी परीक्षा में या आपकी किताबी भाषा, ये कि जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। हमने वाक्य लिया कि बच्चा रोटी खाता है, क्रिया क्या है, खाता, और कर्म क्या है, रोटी। जब वो खाई जा रहा है तो रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रोटी खत्म हो जाएगी। तो रोटी खत्म हो रही है तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रोटी पर पड़ रहा है। तो इसलिए हमने ये कहा है कि यानी ये कहता है कि जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब मान लो हम दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे हमने कहा कि मोहन किताब पढ़ता है, हमने ये वाक्य लिया, तो इसमें जो कर्म है वो क्या है, किताब, ठीक है। इसमें जो कर्म है वो क्या है, किताब, और क्रिया क्या है, पढ़ना। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि कर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पढ़ने का, कर्म तो है किताब, तो किताब पे आप कहेंगे कि मैम किताब पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किताब पे तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं हमारे जिनका प्रभाव हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा, जबकि उस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रभाव ये पड़ रहा है कि पढ़ने के बाद वो किताब क्या हो जाएगी, उसके लिए ज्ञात हो जाएगी। जब तक उसने पढ़ा नहीं तब तक क्या है, अज्ञात है, ठीक है। और जब वो पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी, यानी जो किताब का रहस्य वो उजागर हो जाएगा। तो किताब पे ये प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिस पर पढ़ने वाला प्रभाव हमें ठीक से समझ में नहीं आता, इसी वजह से हम किसी भी पंक्ति को, मतलब उसके कर्म को पहचान नहीं पाते, और इसलिए हमारे दिमाग में डाउट चलता रहता है कि कर्म है कि नहीं है, ठीक। तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ से परिभाषा ने बताया कि जो हमारा जो कर्म है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी क्रिया का, सकर्मक क्रिया का। और आपने उदाहरण के तौर पे देखा भी कि बच्चा रोटी खाता है, तो इसमें जो प्रभाव पड़ रहा है वो रोटी पर पड़ रहा है। अब दूसरी पंक्ति क्या कहती है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा। अकर्मक क्रिया की परिभाषा कह रही है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब देखो ध्यान दो, जब आपने वाक्य लिखा, मैं इसे ऊपर ही लिख रही हूँ, समझना ध्यान से। घोड़ा मैदान में दौड़ता है, हमने ये लिखा,
मैंने आपसे पूछा क्या दौड़ता है, तो आपने मुझे क्या बताया, घोड़ा दौड़ता है। जब मैंने आपसे पूछा तो इसने प्रभाव कहाँ फेंक दिया, और घोड़ा क्या है, कर्ता। यही इसकी परिभाषा कह रही है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर किस पर पड़ता है, कर्ता पर। इसलिए जब मैं आपसे कह रही हूं कि क्या दौड़ता है तो आप कह दे रहे हैं घोड़ा दौड़ता है, जबकि ये क्या है, गलत है। कौन दौड़ता है से आपका सही उत्तर आएगा घोड़ा। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रभाव किस पे फेंक रहा है, ये कर्ता पे फेंक रहा है, इसलिए आपको प्रथम दृष्टि वो क्या लगता है कि प्रभाव जा तो रहा है, उत्तर तो आ रहा है इसमें, लेकिन वो उत्तर क्या है। तो आपके पास दो तरीके पहचानने के कि जब वाक्य में घोड़ा काम को करने वाला ही अगर उसके प्रश्न में मतलब उसके उत्तर में आ रहा है तो काम को करने वाला तो कर्ता होता है। तो आप पहचान लेंगे कि जब हम कहते हैं क्या दौड़ता है और आपको उत्तर मिले कि घोड़ा दौड़ता है तो आप समझ जाते हैं कि घोड़ा तो करता है और हमको खोजना क्या है, कर्म खोजना है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न आए उसमें आपको ध्यान रखना है। तो क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, दोनों से कोई उत्तर नहीं आता। तो हमें ये पता चल जाता है कि जो दौड़ता शब्द है ये हमारी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब वाक्य तो हमारे पास आ गया, वाक्य से तो हमने इसको पहचान लिया, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास वाक्य नहीं ऐसे शब्द लिखा हो, जैसे ये है कि हंसना या लिखना, तो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सी सकर्मक है या अकर्मक। कुछ नहीं करना, आपको इनके साथ भी प्रश्न करना है। ठीक है, वही प्रश्न करना है, क्या हंसता है, क्या हंसता से क्या आपको कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, अकर्मक। और आप यहाँ पे प्रश्न करें क्या लिखता है, तो यहाँ पे उत्तर मिलने की संभावना है, पत्र लिखता है, कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, कविता लिखता है, निबंध लिखता है, कितने सारे उत्तर आ सकते हैं, बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो यानी हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब लिखना जो है वो हमारी कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको ये कहूँ, जैसे मान लो हमने कहा बैठना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैठना क्रिया कौन सी है, सकर्मक है कि अकर्मक, तो क्या बताएंगे आप, कहेंगे कि क्या बैठता है, किसको बैठता है, तो इससे तो कोई प्रश्न नहीं आता। कौन बैठता है इससे आएगा, लेकिन कौन फिर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, तो इसका प्रभाव किस पे जा रहा है, कर्ता पे जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि पढ़ना शब्द हमारे सामने है, पढ़ना आपको बताना है कौन सी क्रिया है, तो आप प्रश्न करेंगे क्या पढ़ता है, तो आपको बहुत सारे उत्तर मिलेंगे, किताब पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, कितनी सारी चीजें आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि ये उत्तर देता है, और उत्तर देता है मतलब ये कर्म लेता है अपने साथ। तो जो अपने साथ कर्म लेती है क्रिया वो क्या कहलाएगी, सकर्मक, और जो अपने साथ कर्म नहीं लेती वो क्या कहलाएगी, अकर्मक। अब चाहे आपसे परीक्षक वाक्य प्रयोग करके पूछे, चाहे वो बिना वाक्य के पूछे, आप दोनों ही स्थिति में एक तरह की ट्रिक लगाइएगा और आपको उत्तर मिल जाएगा। ध्यान देना, कई बार हमारे छात्र ऐसे रहते हैं, जब बचपने में सीखते हैं इसको सकर्मक अकर्मक, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, जो उदाहरण हमको दिए जाते हैं वो उदाहरण दिए जाते हैं इस तरह से, जैसे ये दिया हुआ है, पहले बच्चा रोटी खाता है, ये उदाहरण दिया। तो हमारे दिमाग में क्या रहता है, जब बच्चेपन में हम सोचते हैं कि बच्चा रोटी खाता है, इसमें एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, तो ये पहला तो हमें समझ में आ जाता है कर्ता हो गया, काम करने वाला, और दूसरा हमें समझ में आ जाता है ये होगी क्रिया, और बीच में जो मिला ये हो गया हमारा कर्म। तो ऐसे ही मतलब ये ऐसे दिमाग में बैठा के ऐसे ही उत्तर देते हैं। तो फिर अगर कोई पूछता है कि घोड़ा मैदान में दौड़ता है, ये पक्का गलत होने वाला है हमारा, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको मान लेंगे कि ये तो हो गया कर्ता और ये हो गई हमारी क्रिया, अब बीच में जो बचा यही क्या होगा, कर्म होगा। इसे हम कहते हैं अंधों की तरह पढ़ना। ठीक, ऐसे अंदाजा लगा के। तो आपको ध्यान रखना है, ये लिखा है यहाँ पर, आप कर्म कारक चिन्ह पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको ये बात पता चल चुकी है कि वाक्य में घोड़ा क्या है, करता है, और वाक्य की क्रिया क्या है, दौड़ता है, और यहाँ मैदान जो है वो क्या है, उसका अधिकरण। तो इस वाक्य में ऐसे भी कर्म नहीं आया। आप वाक्य के अंदर सारे पदों का नामकरण कर दें, तब आपको अगर ना मिले तो भी आपको पता चल जाएगा कि कर्म तो इसमें है ही नहीं, कर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रिया क्या है, अकर्मक है। बात समझ में आ गई ना। तो देखो, किसी भी तरह से आपसे अब परीक्षक पूछे, आप पूरी तरह से तैयार हैं। चलो अब हम नोट्स बना लेते हैं, अपनी किताब को समझ लेंगे। सकर्मक के नीचे लिखिए, इसमें वाक्य प्रयोग करना है आपको। लिखो, दीपक पत्र लिखता है, दीपक पत्र लिखता है, दीपक पत्र लिखता है। दूसरा वाक्य लिख लो, सीमा आम खाती है, सीमा आम खाती है। दोनों वाक्य क्या है हमारे, इनकी क्रिया क्या है, सकर्मक। ठीक है, क्रिया के नीचे रेखांकित करिए, क्रिया को लिखिए सकर्मक, और इसका जो कर्म है, कर्म को रेखांकित करके लिखिए कर्म। ठीक है, दीपक क्या लिखता है, पत्र, तो पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया, और आम क्या हो गया, आम भी कर्म हो गया। ठीक है, और लिखता है और खाती है, ये दोनों ही क्या हो गए, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलो अकर्मक क्रिया में लिखिए उदाहरण, लिखिए, बच्चा रात में रोता है, बच्चा रात में रोता है, बच्चा रात में रोता है, बच्चा रात में रोता है। दूसरा वाक्य लिखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बताइए, बच्चा रात में रोता है, तो रोता है कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक, क्योंकि हम पूछेंगे क्या रोता है, किसको रोता है, हमें कुछ उत्तर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये क्रिया हमारी क्या हो गई, अकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं क्या उड़ते हैं, कोई उत्तर नहीं, किसको उड़ते हैं, कोई उत्तर नहीं। अब उत्तर ये मत देना क्या उड़ते हैं, तो मैं मारा है पक्षी उड़ते हैं, वो क्या है, वाक्य का कर्ता। ठीक है, तो वो वाक्य का कर्ता है, तो इसलिए और प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। तो उड़ते हैं और सोता है, ये दोनों ही क्रिया हमारी क्या हुई, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, चलिए अब जो नीचे पहचान लिखी है, इसमें एक लाइन लिख लीजिए ताकि आपको जो मैंने समझाया याद रहे। लिखो, किसी भी क्रिया में, किसी भी क्रिया में क्या और किसी भी क्रिया में क्या और किसको से प्रश्न करने पर, किसी भी क्रिया में क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है, यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो वह उत्तर, तो वह उत्तर ही कर्म होता है, तो वह उत्तर ही कर्म होता है। और वह क्रिया, और वह क्रिया सकर्मक क्रिया
कहलाती है और वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। पूर्ण विराम लगाइए। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता, यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो उस वाक्य की क्रिया, तो उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एक वाक्य लिखो, नवल अखबार पढ़ता है। नवल, नवल अखबार पढ़ता है। नवल अखबार पढ़ता है। तो इसमें पढ़ता है, क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है, तो ये पढ़ता है क्या हो जाएगी? सकर्मक। और दूसरा उदाहरण लिखो, सचिन सुबह में दौड़ता है। सचिन सुबह में दौड़ता है। सचिन सुबह में दौड़ता है। यहां पर क्या दौड़ता है से कोई उत्तर नहीं मिलता, तो ये हमारी क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक। ठीक है। अब कितनी भी क्रियाएं आपको दी जाएंगी तो आप आराम से पहचान लेंगे कि ठीक है कौन सी हमारी क्रिया है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा सकर्मक क्रिया के प्रकार। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। सकर्मक क्रिया का मतलब है जो क्रिया अपने साथ कर्म ले रही है। तो जो क्रिया अपने साथ एक कर्म लेती है एक कर्मक कहलाएगी, और जो क्रिया अपने साथ द्विकर्म लेती है यानी दो कर्म लेती है तो द्विकर्मक कहलाती है। अब ऐसा कोई अलग अलग नहीं है, जिस क्रिया ने एक कर्म लिया है वो दो भी ले सकती है और जिसने दो लिया है वो एक भी ले सकती है। तो हम ये कहेंगे कि जब क्रिया एक कर्म लेती है तो क्या कहलाती है? एक कर्मक, और जब क्रिया दो कर्म लेती है तब क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई, एक कर्म हो गया, तो यहाँ पे क्रिया का कौन सा रूप है? एक कर्मक। ठीक है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पर क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को। तो दो कर्म हो गए, दोनों से उत्तर आ रहा है, तो यहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप हो गया? द्विकर्मक। ठीक है। इस तरह से हमें ये पता चल जाता है। इसमें कहीं कोई परेशानी ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आया? आराम से कर लेंगे। चलो अब इसके बाद आता है हमारा अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद हम जब करते हैं तो दो प्रकार की हम क्रिया इसमें रखते हैं, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान रखिएगा, क्रियार्थक संज्ञा का मतलब क्या होता है? क्रियार्थक संज्ञा का मतलब अब यहाँ पे ये नहीं है कि गलत लिखा, क्रियार्थक क्रिया नहीं होगा, क्रियार्थक इसके नाम से जान लीजिएगा। क्रिया का अर्थ लिए हुए संज्ञा, या हम कहें कि वह क्रिया जो संज्ञा के स्थान पर आती है। परिभाषा कहती है कि जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगती है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आता है? वाक्य दे देगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस वाक्य में आपको बताना है क्रियार्थक संज्ञा, या तो ये पूछ लेगा कि क्या बताना है? क्रियार्थक संज्ञा, या कहेगा रेखांकित शब्द क्रिया का कौन सा भेद है, ये पूछ लेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि टहलना यहाँ पे क्रिया का कौन सा भेद है कि वो क्रियार्थक संज्ञा है? तो देखो, एक तो आप इसकी परिभाषा से समझ सकते हो, जो परिभाषा दी है कि कहा है कि कोई भी क्रिया कहाँ आए? संज्ञा के स्थान पर आए और ऐसा व्यवहार करे जैसे कि वो संज्ञा है, तो वो हमारी क्रिया क्या कहलाएगी? क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। लेकिन ये वाली चीज आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैम हमको कैसे समझ में आएगा, तो देखो ऐसे समझने की कोशिश करो। जैसे हमने कहा कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो हम कहेंगे कि जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है वो क्या है? तो वो होगा, हमारे दिमाग में आएगा कि उत्तर टहलना। तो अब आपको पता है कि जब हम क्या से जो उत्तर लेकर आते हैं तो वो क्या होता है? कर्म होता है, और कर्म के स्थान पर आने वाला शब्द क्या है? संज्ञा है। समझ गए? तो यही तो कहा है कि संज्ञा के स्थान पर आएगी क्रिया। दूसरा हम ये कह सकते हैं, जैसे सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है, तो शरीर के लिए अच्छा है, क्या अच्छा है? दौड़ना, तो यानी दौड़ना आ गया, तो ये किसमें? संज्ञा के स्थान पे आई है। तो एक तरीका ये आप ऐसे समझ सकते हो। अब मान लो कि अगर आपको ऐसे न समझ में आए तो एक ऐसा जिसे हम कहते हैं उल्टा पुल्टा तरीका, वो समझ लो। उल्टा पुल्टा तरीका ये है कि आपको पता है हिंदी भाषा में जो क्रिया का स्थान है वो क्या है? वाक्य के अंत में। जब भी हम हिंदी भाषा में देखते हैं वाक्य में, वाक्य के अंत में ही हमारी क्रिया होती है। जैसे इस वाक्य में हमारी सहायक क्रिया आई हुई है, ठीक है, होना क्रिया। तो उस स्थान को छोड़कर, यानी यहाँ पर अंतिम स्थान को छोड़कर कोई भी क्रिया अगर स्थान पे मतलब पूरे वाक्य में कहीं भी आए और किस प्रत्यय के साथ? ना प्रत्यय के साथ। समझ गए? अगर क्रिया उस स्थान को, अंतिम स्थान को छोड़कर जहां पे आती है वहां छोड़कर वाक्य में कहीं पर भी आए और किस प्रत्यय के साथ आए? ना प्रत्यय के साथ, तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। इसको याद रखिएगा हमेशा, ये 100% आपका जो ये ट्रिक रहेगी हर जगह काम करेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये ज्यादा सही रहेगा, ये ज्यादा याद रहेगा। ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी, अगर आप उसके भाव से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं तो वैसे समझिए, या फिर इसको ऐसे याद रख लीजिए। और ये पूछा जाता है, ये नहीं सोचना कि ये नहीं पूछा जाएगा, आता है ये परीक्षा में। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रियार्थक संज्ञा मतलब वह क्रिया जो संज्ञा का अर्थ लिए हुए होती है अपने अंदर, वो क्रिया क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा। और मैंने बता दिया, फिर से दोहरा दे रही हूं, अगर वैसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ लेना कि अंतिम स्थान पर क्रिया आती है, जब ये अपने अंतिम स्थान को छोड़कर वाक्य में कहीं पर भी प्रयोग हो रही हो और किस प्रत्यय के साथ? ना प्रत्यय के साथ प्रयोग हो रही हो, तो वो क्रिया हमारी क्या होती है? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। दूसरा पॉइंट है अब हमारा प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? देखो, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, दो प्रकार की हमारी क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब वक्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करवाता है, वो क्या कहलाती है? क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और ये प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है, इसमें जो प्रेरणा दी जाती है वो सामने वाले को दी जाती है, जो सामने व्यक्ति बात कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं श्रोता को हम प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन जो द्वितीय प्रेरणार्थक है उसमें श्रोता के द्वारा हम किसी अन्य व्यक्ति से उस क्रिया को करवाते हैं, यानी वक्ता बोल रहा है, वो श्रोता को कह रहा है और वो श्रोता किसी और दूसरे व्यक्ति से काम कराएगा, तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। तो इसमें समझना किस तरह से, जैसे मान लो अब ये आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक और ये आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक, दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उत्तर लिखूंगी आपके, ये हमारी प्रथम और ये द्वितीय। वाक्य लिखते हैं, देखो जैसे हमने कहा माँ
देखो जो मैं प्रथम के सामने लिख रही हूँ इसको लिखना प्रथम प्रेरणार्थक में, और जो मैं द्वितीय के सामने लिखूंगी इस उदाहरण को लिखना द्वितीय प्रेरणार्थक में, ठीक है। माँ आज खाने में चावल बनाना, और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक में लिखना है माँ आज खाने में चावल बनवाना। देखो दोनों वाक्य हमने देख लिए, दोनों वाक्य में हमारी कहाँ पे अंतर है, बस क्रिया में अंतर है, ठीक है, और उसी से भाव बदल रहा है। पहला वाक्य हमारा कह रहा है माँ आज खाने में चावल बनाना, बताओ चावल कौन बनाने वाला है, माँ बनाने वाली है, ठीक है, तो जो कहने वाला है वो किससे कह रहा है, माँ से कह रहा है। तो ऐसे समझो ये माँ और ये कहने वाला, तो इस कहने वाले ने कहा तो एक प्रेरणा, ठीक है, यहाँ से यहाँ कहा तो ये एक प्रेरणा, तो इसलिए क्या कहलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक कहलाती है। जब हमने कहा माँ आज खाने में चावल बनवाना, तो जब बनवाने की बात कही तो खाना कौन बनाने वाला है, चावल माँ नहीं बनाएगी, चाहे वो कुक से बनवाए, चाहे बहन से बनवाए, चाहे वो अपनी बहू से बनवाए, किसी से भी बनवाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ ये कहने वाले ने माँ से कहा और माँ कहेगी किसी तीसरे से, ठीक है। तो पहली प्रेरणा यहाँ और दूसरी प्रेरणा यहाँ, तो ये क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। तो जब किसी भी पंक्ति में आपको किसी भी वाक्य के पीछे आपको ये लगे कि अगर बोलने वाला कहने वाले से वो काम करवा रहा है तो वो कौन सी क्रिया होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और जब आपको लगे कि बोलने वाला सुनने वाले के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति से वो काम करने के लिए कह रहा है तो वो क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया जो इसकी परिभाषा और इसके अनुसार है। अब आपको इसको पहचानना है, कभी कभी केवल ऐसे ही शब्द दे देगा आपको, ये क्रिया लिख के दे देगा, जैसे बनाना और बनवाना, पूछ लेगा कि इसमें कौन सी आपकी क्रिया है। तो आपको ध्यान रखना है, धातु में अगर हम आना या लाना जोड़कर बनाते हैं तो वो कौन सी होती है, प्रथम प्रेरणार्थक। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया धातु में आना या लाना जोड़ने पर कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, ठीक है, इस तरह से प्रश्न आया हुआ है, तो ये कोई पहचान के लिए नहीं, इसे लिखना पड़ेगा आपसे। दूसरा, धातु में वाना जोड़कर हम क्या बना देते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारी धातु क्या है, बन है, इस बन में हमने क्या जोड़ा, आना, तो ये क्या बन गया हमारा शब्द, बनाना, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्रिया क्या है हमारी, बन है, इस बन में हमने क्या जोड़ा, वाना, तो हमारी क्रिया क्या हो गई, बनवाना, ठीक। तो आपके परीक्षा में ऐसे ही केवल शब्द आ जाए लिखकर, जैसे मान लो दिया हुआ है लिखना, जैसे शब्द आ गया लिखाना, कहते हैं ना लिखाना, अगर लिखाना आ गया तो ये क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक। और अगर ऐसे लिख दिया लिखवाना, ये पूछ लिया तो ये क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। तो हर क्रिया, ये जरूरी नहीं है कि सारी क्रिया इन दो में ही बनेगी, कुछ क्रिया ऐसी हैं जो द्वितीय प्रेरणार्थक में बनती हैं, कुछ ऐसी हैं प्रथम में बनती हैं, कुछ ऐसी हैं जो दोनों में बन जाती हैं, ठीक है। तो किसी तरह से भी आपका आएगा तो आप इसे समझ लेंगे अच्छी तरह से। बात समझ में आ गई आपको, चलो मिटा दूं इसको। अब आती है हमारी क्रिया के अन्य भेद। क्रिया का तीसरा भेद है जिसमें हमारा आ रहा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, हम इसके नाम से भी पहचान सकते हैं बहुत आराम से। पूर्वकालिक क्रिया यानी जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बात समझ में आई, क्या क्या रहा है, वाक्य के अंदर दो क्रियाएं होती हुई नजर आएंगी, एक क्रिया पहले होगी और उसको करने के बाद कोई दूसरी क्रिया होगी, तो जो क्रिया पहले हुई है वो क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे वाक्य प्रयोग करो, लिखो इसमें, जैसे हम कहें सोनू खाना खाकर टहलने गया, सोनू खाना खाकर टहलने गया। दूसरा वाक्य लिख लो, दीपक सुबह उठकर पढ़ाई करता है। तो हमने यहां पर दो क्रियाएं प्रयोग करी हैं, ठीक है। यहाँ पे खाना खाकर, पहली क्रिया खाकर, ठीक है, पहले खाना खाता है उसके बाद टहलने जाता है। दीपक सुबह उठकर पढ़ाई करता है, पहले उठता है उसके बाद पढ़ाई करता है। तो देखो यहाँ पर हमें जो ये खाकर और उठकर जो दिखाई दे रहा है यही हमारी क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो धातु में कर जोड़कर हम इस क्रिया को बनाते हैं। तो जैसे खा में हमने कर जोड़ा तो खाकर हो गया, जैसे उठ में हमने कर जोड़ा तो उठकर हो गया। इसी तरह से अब अगर हमसे ऐसे पूछ लिया जाए, वाक्य देगा मतलब प्रश्न आपको दे दे कि निम्न में से किस में पूर्वकालिक क्रिया है, और आपको ऐसे ऑप्शन दे दे जैसे उठाना, उठवाना, उठकर, या और जैसे उठाता है, इस तरह से दे दे, तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे, जिसमें कर लगा है, ठीक है, इस तरह से आप पहचानेंगे। तो आपकी परीक्षा में यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलो अब देखो, क्या दोबारा बता दूं, चलो देखो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया, यहाँ जो हमारी क्रिया कह रहा है नाम से याद रखना, पूर्वकालिक वो काल जो पहले हुआ है, ठीक है, वो समय जो पहले हुआ है, यानी वो क्रिया जो पहले हुई है। तो वाक्य के अंदर दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया पहले होकर दूसरी क्रिया होती है, तो जो क्रिया पहले हो रही है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सोनू खाना खाकर टहलने गया, तो इसमें दो क्रिया हुई है, पहले क्या हुआ है, खाना खाया गया है और फिर टहलने गया है। तो टहलने से पहले उसने क्या काम किया, खाना खाने का यानी खाकर, तो ये जो खाकर है ये क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इसी तरह से दीपक सुबह उठकर पढ़ाई करता है, तो यहाँ भी दो क्रिया हुई, पहले तो वो उठा है और फिर उसके बाद पढ़ाई करी है, तो पढ़ाई करने से पहले कौन सा काम किया था, उठने का, तो जो पहले काम किया है वही क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। और हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, धातु में हमें कर देखने को मिलता है, कर प्रत्यय हमें देखने को मिलता है, तो इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब देखो
आज की क्लास में हमने क्या सीखा, अभी मैं आपको इतना ही कराऊंगी क्योंकि ये क्रिया है। आगे अगर मैंने यहाँ पे कराया है संयुक्त क्रिया, तो ये क्रिया में अगर हम गए तो फिर तो ये जो अभी तक आपने सीखा है, जो भी आपको लग रहा है ये तो बहुत सरल है, सब गायब हो जाएगा। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आगे क्या सीखा। तो हमने सबसे पहले क्रिया की परिभाषा जानी। क्रिया की परिभाषा कहती है कि जब किसी काम का होना या करना पाया जाता है तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया के जब हमने क्रिया को अलग अलग बांटा तो यौगिक क्रिया में हमने सबसे पहला लिया कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर हमने दो प्रकार की क्रिया ली, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहती है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, या कहें जिस क्रिया का कर्म होता है, या कहें जो क्रिया अपने साथ कर्म लेकर आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, या जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, या जो क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लाती, वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद हमने जाना सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जब कोई सकर्मक क्रिया अपने साथ एक कर्म लेती है तो उस समय क्या कहलाती है, एक कर्मक, और जब वो क्रिया अपने साथ दो कर्म लेती है तो क्या कहलाती है, द्विकर्मक। अर्थ के आधार पर हमने क्रिया के दो भेद किए, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा में हमने जाना कि जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करती है तो वो क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा। इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने जान ली कि क्रिया अपने वास्तविक स्थान पर ना आकर कहीं पर भी आए पूरे वाक्य में और प्रत्यय क्या लगा हो, ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में हमने जाना प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जब बोलने वाला सुनने वाले से कोई काम करवाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, और जब बोलने वाला सुनने वाले के माध्यम से किसी अन्य से काम करवाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया जब दो क्रिया हो और उसमें जो सबसे पहले क्रिया हुई है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्रियाओं के बारे में जाना इतना। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करेंगे। अभी शब्दावली कर लेते हैं, जाने की जल्दी कहाँ है, जाओ जाओ जाओ।